आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। निलंबन का आदेश राज्यसभा के सभापति ने जारी किया। श्री संजय सिंह is suspended for the entire duration of this session. आपको बता दें कि राज्यसभा की कार्रवाई जब चल रही थी तो उसी समय तमाम विपक्षी दल के नेताओं ने हंगामा शुरू किया और उस वक्त सांसद पीयूष गोयल सदन में बोल रहे थे। सांसद पीयूष गोयल ने ये कहा, इस बात की शिकायत की कि जब सदन में सरकार चर्चा के लिए तैयार है मणिपुर के मामले में तो इस तरह से व्यवधान क्यों किया जा रहा है। उनकी शिकायत पर सभापति ने कार्रवाई करते हुए संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। मणिपुर पे सरकार चर्चा कराए, विपक्ष की ये मांग थी। शुरू होने के पहले संसद में पूरी तरीके से हंगामा हुआ। सदन के भीतर जब हंगामा हुआ तो सभापति ने राज्यसभा में ये कार्रवाई की। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया। कैमरामैन रफीक के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। विपक्ष के सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया और प्रदर्शन किया। विपक्ष के सांसद प्रधानमंत्री से अपनी चुप्पी तोड़ने की मांग कर रहे थे। संसद में मानसून सत्र के तीसरे दिन मणिपुर मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। दोपहर 2 बजे 1-1 मिनट के लिए कार्रवाई के बाद लोकसभा 2:30 बजे और राज्यसभा 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में कार्रवाई शुरू हुई और हंगामे के चलते 25 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले दोनों सदनों को 12 और 1 बजे तक के लिए स्थगित किया गया था। राज्यसभा में मणिपुर मुद्दे पर सभापति जगदीप धनखड़ से बहस कर रहे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को बाकी मानसून सत्र से सस्पेंड कर दिया गया। विपक्ष के सांसद लगातार ये मांग कर रहे हैं कि नियम 267 के तहत मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा कराई जाए, लेकिन सरकार का कहना है कि इस मुद्दे पर गृह मंत्री जवाब देंगे, न कि प्रधानमंत्री। कैमरा पर्सन रफीक के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। विपक्ष मणिपुर पर हंगामा कर रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के जवाब में आज संसद भवन के अंदर विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे को बीजेपी के सांसदों ने संसद भवन परिसर में उठाया। सरकार लगातार कह रही है कि वो चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के मुद्दे पे जवाब भी देंगे, लेकिन विपक्ष प्रधानमंत्री से जवाब की मांग पे अड़ा हुआ है और उसी का नतीजा है कि लगातार सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है। आज भी लोकसभा में डिप्टी लीडर राजनाथ सिंह ने विपक्षी दल के नेताओं से बातचीत की और कहा कि जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो फिर विपक्ष सदन क्यों नहीं चलने दे रहा है। जवाब में विपक्ष ने यही कहा है कि प्रधानमंत्री जब तक सदन में जवाब नहीं देंगे, मणिपुर के मुद्दे पर जब तक सरकार तैयार नहीं होती कि प्रधानमंत्री मोदी जवाब देंगे, तब तक सदन नहीं चलेगा। विपक्ष ने भी सीधी लाइन खींच दी है। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो सामने से पहाड़ी शुरू होती है, चुराचांदपुर का इलाका यहीं से शुरुआत होता है। ये बॉर्डर है और इस समय पूरा का पूरा जो इलाका है आर्मी के छावनी में तब्दील हो चुका है। और जिस तरह से कहे कि घटना और आगे ना घटे, नुकसान ना हो, सभी गतिविधियों पे किस तरह के यहाँ पे निगरानी रखी जाएगी। देखिए किस तरह से जो आर्मी के चप्पे चप्पे पे मुस्तैद है और जो हमारे देश के जो जवान हैं, कहीं भी किसी तरह का होता है, गतिविधियाँ होती है, आसाम राइफल्स के जो जवान हैं सभी लोग पहुंचे हैं और किस तरह से हिंसा पे काबू पाया जाए इसकी भरपूर प्रयास कर रहे हैं। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 मणिपुर। ज्ञानवापी परिसर के एसआई सर्वे के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन का अंतरिम रोक लगा दिया है। मस्जिद पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ये मांग की थी कि जिला जज के आदेश पर रोक लगाई जाए। सुनवाई जब शुरू हुई तो मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने सवाल किया कि जिला जज के आदेश के खिलाफ आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए, आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए। इस पर मस्जिद पक्ष के वकील ने दलील दी कि चूंकि शुक्रवार शाम को फैसला आया था और उनके पास इतना समय नहीं था और पहले से ज्ञानवापी का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए हमको सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। कुल मिलाकर दोनों तरफ की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को ये कहा है कि आप कल यानी मंगलवार को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, वहां याचिका दायर करें और हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि आप 26 तारीख की शाम 5 बजे के पहले इस मामले में सुनवाई पूरी कर लें। कैमरामैन सुनील के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। वाराणसी जिला जज की अदालत के आदेश के बाद आज ज्ञानव्यापी का सच पता लगाने के लिए एसआई की टीम सर्वे करने ज्ञानव्यापी परिसर पहुंची। इस दौरान पूरे परिसर में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। ज्ञानव्यापी परिसर के सर्वे का काम आज सुबह से ही शुरू हो गया था। 30 सदस्यीय एएसआई की टीम
4 भागों में बंटकर परिसर की जांच करने पहुंची हुई थी। इसमें मस्जिद की उम्र का पता लगाने का भी प्रयास किया जा रहा है। एएसआई की टीम की ओर से जरूरत पड़ने पर खुदाई की भी पूरी तैयारी थी। हालांकि सर्वेक्षण के पहले दिन आज टीम ने पूरे परिसर का जायजा लिया। सर्वेक्षण के दौरान दोनों पक्ष के लोग मौजूद रहे। हिंदू पक्षकार के वकील भी सर्वे टीम के साथ लगातार परिसर में ही मौजूद रहे। सर्वे के लिए कुल 4 टीमों को लगाया गया था। सर्वे करने आई टीम अब अदालत के अगले आदेशों का इंतजार कर रही है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने मिशन में पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है। आज लखनऊ में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर सपा, बसपा और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। आज बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सपा नेता साहब सिंह सैनी, लोकदल के नेता राजपाल सिंह सैनी के साथ कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। सपा से सुषमा पटेल, शालिनी यादव, जो कि 2019 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। इसके अलावा जगदीश सोनकर, अंशुल वर्मा जैसे नाम भी शामिल हैं। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जीत का असर ऐसा होगा कि विपक्ष की जमानत नहीं बचेगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर लोग बीजेपी से जुड़ रहे हैं। एक माह के अंदर ये दूसरा बड़ा मौका है जब बीजेपी ने विपक्षी दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल करवाकर विपक्ष को करारा झटका दिया है। बीजेपी की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि इन बड़े नेताओं के पार्टी में आने से न सिर्फ बीजेपी की ताकत बढ़ेगी, बल्कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर पाएगी। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। 4 करोड़ के रथ पर बैठकर अपनी 100 दिनों की यात्रा पर निकलेंगे विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी। 25 जुलाई को पटना से शुरू होने वाली निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा में मुकेश सहनी बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के करीब 80 जिलों में सभाएं करेंगे और यह पूरी यात्रा 2 नवंबर को समाप्त होगी। लेकिन सबसे खास बात जो उनकी इस यात्रा का है वो है इनके लिए बनकर तैयार हुई वो आलीशान रथ, जिसे बनाने में करीब 4 करोड़ रुपए की लागत आई है। लाल रंग की मर्सिडीज बेंज की बस को अंदर से एक आलीशान महल का रूप दिया गया है, जिसमें 18 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया गया है। पार्टी के सूत्रों के से माने तो सोमवार की रात तक यह रथ पटना पहुंच जाएगी और इस रथ को बनाने में मुकेश सहनी खुद मुंबई में मौजूद रहे और उन्होंने खुद अपने स्तर से यह पूरी रथ को तैयार करवाया है। बहरहाल मुकेश सहनी की इस यात्रा को लेकर इस रथ का नाम जुड़ जाने से और जिस तरीके से रथ बनाया गया है, लोगों की दिलचस्पी भी इस रथ को देखने में खूब होगी। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। बिहार में 13 जुलाई को शिक्षकों और छात्रों के मांग को लेकर बीजेपी ने बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। बदले में बिहार सरकार की पुलिस बीजेपी के नेताओं पर जबरदस्त लाठीचार्ज की थी और उसको लेकर आज बीजेपी ने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है, जो 24 जुलाई से यानी आज से शुरू होकर 9 अगस्त को जाकर खत्म होगी। और ये सारे जो सिग्नेचर होंगे उनको राज्यपाल के पास पहुंचाया जाएगा और उनको कहा जाएगा कि बिहार की स्थिति जो है वह ठीक नहीं चल रही है। इसके आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बीजेपी कार्यालय में कई ऐसे पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं जिसमें जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरता से बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया था और उसके बाद करीब 2 दर्जन से ज़्यादा बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता घायल हो गए थे। सभी सिग्नेचर जो है वह राज्यपाल को सौंपा जाएगा और राज्यपाल से अनुरोध किया जाएगा कि वह बिहार सरकार के खिलाफ कार्रवाई करे। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में विधायक फंड पर बवाल, दोनों सदनों में हंगामा। वित्त विभाग की कमान संभालने के बाद अजित पवार एक बार फिर चर्चा में हैं। विपक्ष का आरोप है कि अजित पवार ने पूरक मांगों के तहत विधायक फंड के बंटवारे में भेदभाव किया है और सरकारी पक्ष यानी बीजेपी, एनसीपी, अजित पवार गुट और शिंदे गुट के विधायकों को ज्यादा फंड दिया है। विपक्ष का आरोप है कि इन विधायकों को, जो सरकारी पक्ष के हैं, इनको 25 से 50 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। इसमें से एक विधायक, शिंदे गुट के विधायक भरत गोगावले, जो कि पहले अजित पवार का काफी विरोध करते थे, उनको विकास कार्यों के लिए 150 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया है। लेकिन सरकार की तरफ से इस मामले में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मोर्चा संभाला है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अजित पवार ने विकास कार्यों को तरजीह दी है। मैं अखिलेश ठाकुर के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई।
दिल्ली सरकार पर केंद्र सरकार के ऑर्डिनेंस में सदन में कांग्रेस के समर्थन की रजामंदी के बाद पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने खासा नाराजगी जाहिर की है और इसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पंजाब कांग्रेस के दिग्गज नेता अहम मुलाकात करने वाले हैं। केंद्र सरकार के ऑर्डिनेंस के खिलाफ आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर वो अपनी राय रखेंगे। साथ ही साथ कांग्रेस द्वारा आम के समर्थन में इंडिया के गठबंधन को सहमति जताने पर भी इसका खुलकर विरोध करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पंजाब कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा, प्रदेश अध्यक्ष बठिंडा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने केंद्र सरकार के ऑर्डिनेंस पर कांग्रेस की सहमति पर खुशी जाहिर की है और कहा है कि किसी भी राज्यपाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर को चुने हुए प्रतिनिधि और सरकार को चैलेंज करने का अधिकार नहीं है। कैमरामैन अमित राय के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत महाराष्ट्र के 14 लाख अपात्र किसानों ने केंद्र सरकार को 1754 करोड़ रुपए का चूना लगाया। खुद को किसान बताकर इन 14 लाख अपात्र किसानों ने सरकार के करोड़ों रुपए ऐंठ लिए। दरअसल महाराष्ट्र सरकार जल्द ही महाराष्ट्र में नमो यानी नरेंद्र मोदी किसान सम्मान योजना की शुरुआत करने वाली है और केंद्र सरकार के तर्ज पर ही वो 6000 सालाना किसानों को देने वाली है। जब इसका डाटा खंगाला गया तो पता चला कि ज्यादातर किसानों ने खुद को किसान न होते हुए भी किसान बताया और केंद्र सरकार को 1754 करोड़ रुपए का चूना लगाया, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इनसे पैसे वसूलना शुरू किया। लेकिन अब तक इन किसानों से सिर्फ 93 करोड़ रुपए ही वसूले जा चुके हैं। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार अब जल्द ही नमो किसान सम्मान योजना शुरू करने जा रही है। केंद्र सरकार जैसे किसानों को 6000 देती है, वैसे ही 6000 महाराष्ट्र सरकार भी देने वाली है। लेकिन अब तक महाराष्ट्र सरकार के पास 87 लाख किसानों ने अपनी रजिस्ट्री करवा दी है। विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। हाल ही में बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के बाद बने महागठबंधन ने देश में जातिगत जनगणना की मांग उठाई तो मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी सत्ता में आने पर जातिगत जनगणना कराने की बात कही है। इतना ही नहीं, कमलनाथ ने कहा है कि बीजेपी जातिगत जनगणना को लेकर हमेशा से बचती आई है। अगर जातिगत जनगणना होती है तो तमाम जातियों की समस्याओं का निराकरण आसानी से किया जा सकता है। कमलनाथ ने वादा किया है कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सबसे पहले जातिगत जनगणना कराई जाएगी। इसी को लेकर अब बीजेपी की तरफ से भी बयान सामने आया है। बीजेपी में राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं अनुसूचित जाति मोर्चा के लाल सिंगार, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का ये अब याद आना एक बड़ा सवाल उठाता है, क्योंकि कांग्रेस ने इतने सालों तक जातिगत जनगणना के बारे में नहीं सोचा है। अगर जातिगत जनगणना होती है तो फिर मध्य प्रदेश में जो ओबीसी वर्ग को लेकर जो अब तक जो विवाद चला आ रहा है कि मध्य प्रदेश में कितने ओबीसी वर्ग के लोग हैं जिनकी जाति है, उसको लेकर अब यहाँ पर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों के लिए फिलहाल एटीएम से जल की व्यवस्था करी है। सुनने में थोड़ा नायाब लगता है, लेकिन एटीएम वाटर प्लांट आपने बहुत सारे देखे होंगे। एटीएम कार्ड से आप पानी निकालने की व्यवस्था इस प्रकार से आप पहली बार देखते हुए नजर आएंगे। और आप देखेंगे एटीएम मशीन को कैसे चलाएं। अपनी एटीएम कार्ड को मशीन पर रखें, अपनी बाल्टी को नल के लिए नीचे रखें, जिस नल पर नंबर पे अपनी बाल्टी रखी है मशीन को वो नंबर दबाएं, जितना लीटर पानी लेना है उतने लीटर का नंबर दबाएं। अब पहले आप एटीएम देखिए, ये एटीएम है। इसको करते कैसे हैं सर दिखाएंगे ज़रा। अब इसको यहाँ प्लेस कर दिया, उसके बाद हमने टैप कर दिया, 3 नंबर पे आपकी बाल्टी पड़ी है, 3 नंबर डाल दिया हमने, उसके बाद 1 लीटर हमने कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पर जल निकलना शुरू हो गया। तो ये सोच है। इसकी व्यवस्था बता दूं मैं आपको, अभी 2000 कार्ड धारकों को ये दिया गया है। उसके बाद ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में दिल्ली के करीब 500 इलाके ऐसे होंगे जहां पर इस प्रकार के वाटर एटीएम लगाए जाएंगे। सोच दिल्ली सरकार की यह है कि फ्री में रोजाना 20 लीटर जो है वो जल दिल्ली वालों को मिलता रहे। इस कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। गुजरात में पानी के प्रलय के बाद भी आफत रुकने का नाम नहीं ले रही है। जूनागढ़ में 3 मंजिला इमारत धराशायी हुई, नीचे दबे कई लोग। गुजरात में हुई मूसलाधार बारिश के बाद अब पानी का प्रलय तो खत्म हो गया है, लेकिन बाढ़ के आफ्टर इफेक्ट सामने आ रहे हैं। जूनागढ़ में बाढ़ के बाद अब एक 3 मंजिला इमारत धराशायी हो गई है। ताश के पत्तों की तरह ये इमारत आज दोपहर को ढह गई, जिसमें 5 से 6 लोगों के दबे होने की खबर है। इमारत जर्जर थी और उसे खाली करने का नोटिस भी दिया गया था, लेकिन इमारत खाली नहीं की गई थी और आज दोपहर
ये इमारत धराशायी हो गई। जूनागढ़ के कड़ियावाड़ इलाके में दातार रोड पर स्थित ये इमारत काफी पुरानी बताई जा रही है, जिससे जर्जर हालत की वजह से खाली करने का नोटिस जारी किया गया था। दोपहर 1:30 से 2 बजे के करीब अचानक ये इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। नीचे इमारत के मलबे में 5 से 6 लोग दबे हुए हैं, जिनके रेस्क्यू के लिए तमाम वहां पर लोग तैनात हैं। कलेक्टर और फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में और भी ऐसी इमारतें हैं जो जर्जर है और जिन्हें खाली करने का नोटिस भी दिया गया है, लेकिन अभी भी लोग उसमें अपनी जान जोखिम में डालकर रह रहे हैं। कैमरामैन प्रभात के साथ सुरेंद्र सिंह, अहमदाबाद। दिल्ली में यमुना एक बार फिर से खतरे के निशान से करीब 1.25 मीटर ऊपर पहुंच चुकी है, लेकिन दिक्कत अभी भी यही है, जो ITO बैराज का काम था वो अब तक पूरा नहीं हो पाया। फिलहाल अभी ये आशंका है कि कुछ निचले इलाकों में पानी पहुंचना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी हमें यमुना के पास भी तस्वीरें दिख रही। देखिए किस तरीके से पानी जो है निचले तरफ अपने आप ही जो है वो पानी एंट्री मार रहा है और लगातार जो है जल स्तर वो बढ़ रहा है, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने का सिलसिला जारी है। पिछले कई दिनों से हिमाचल और उत्तराखंड की पहाड़ियों में लगातार बरसात हो रही है, जिसके चलते हथनीकुंड बैराज पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है और वो वहाँ से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। हर घंटे लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो लगातार दिल्ली पहुंच रहा है। और दिल्ली में इस वक्त की बात करें तो यमुना का जलस्तर 206.65 मीटर तक पहुंच गया है, जिसके देर शाम तक 207 मीटर तक पहुंचने की संभावना है। और 207 मीटर के बाद जितना पानी का लेवल बढ़ेगा उतना ही दिल्ली के लिए खतरा बढ़ता जाएगा। नितिन के साथ कमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। महाराष्ट्र के रायगढ़ में 5 दिन पहले हुए बरसात के चलते भूस्खलन के मामले में NDRF ने अपना राहत और बचाव का कार्य को समाप्त कर दिया है। इस पूरे हादसे में अब तक मलबे से 27 लोगों के शव बरामद कर चुके हैं, लेकिन अभी भी 57 लोग ऐसे हैं जिनका कोई पता नहीं यानी लापता है। 5 दिन बीतने के कारण इन 57 लोगों को भी मृत मान लिया गया है। ऐसे में इस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 85 हो गई है। इसमें फायर ब्रिगेड का जवान भी शामिल है, जिसकी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। इस हादसे में मारे गए लोगों के लिए राज्य सरकार ने 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया था। साथ ही घायलों का खर्च भी सरकार उठाएगी। सरकार इन लोगों के पुनर्वास के लिए भी मदद करेगी। कैमरा पर्सन अचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। एक तरफ सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया चली आई तो दूसरी तरफ अलवर राजस्थान से अंजू पाकिस्तान पहुंच गई। जी हां, ये खबर इसलिए भी हैरान कर रही है कि भिवाड़ी अलवर के राजस्थान की रहने वाली अंजू अपने परिवार को बिना बताए पाकिस्तान पहुंच गई है। और ये इसलिए भी हैरान कर रहा है कि परिवार को नहीं पता कि अंजू कब वहां पहुंची, लेकिन जब सवाल उठने लगे तो अंजू सामने आई, जिसने साफ किया वो परिवार को बताना नहीं चाहती थी। अगर परिवार को बताती तो परिवार वाले पाकिस्तान उसे नहीं आने देते, लेकिन ये ज़रूर है कि वो वीज़ा लेकर पहुंची है और घूमने आई है। लेकिन सवाल अब भी यही बना हुआ है कि अचानक से पाकिस्तान पहुंचना, परिवार को ना बताना और ये कहना कि वापस इंडिया आएगी, अपने परिवार के साथ रहेगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम था, सिर्फ यही समझा जा सकता है कि एक तरफ सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया आई थी तो दूसरी तरफ अंजू जो थी भिवाड़ी अलवर से पाकिस्तान पहुंच गई। और अब जिस तरीके से परिवार को इंतजार है कि वापस आए, वहीं अंजू ने भी साफ किया है कि जल्द भारत लौटेगी। लेकिन कारण क्या थे, क्यों गई थी, फिलहाल ये एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। कैमरामैन मिंटू सिंह के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 भिवाड़ी अलवर। सीमा हैदर के आधार कार्ड के फेरबदल के मामले में सचिन मीना के 2 रिश्तेदारों को यूपी पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ आज सुबह से ही कर रही है। ये दोनों बुलंदशहर के रहने वाले थे जब सचिन मीना और सीमा हैदर बुलंदशहर पहुंचे हुए थे, जहां पर वो कोर्ट मैरिज करना चाहते थे। उससे पहले आधार कार्ड में सीमा के फेरबदल करने की कोशिश की गई थी और पुलिस को ये जानकारी मिलने के बाद अब इन दोनों से पूछताछ की जा रही है। वहीं आपको बता दें, सीमा हैदर के पास से जो पासपोर्ट बरामद हुआ है, पाकिस्तानी आईडी कार्ड बरामद हुआ है, वह उनके बच्चों के पासपोर्ट बरामद हुए हैं। उन सभी को यूपी पुलिस के द्वारा पाकिस्तान दूतावास भेजा गया है उसकी जांच करने के लिए कि आखिर ये सीमा और सीमा के बच्चे पाकिस्तानी हैं या नहीं, उसकी जांच करने के लिए। ऐसे में हर पहलू पर इस वक्त एजेंसीज की जांच लगातार जारी है। कैमरामैन दीपक के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 नोएडा। कूनो नेशनल पार्क में सिलसिलेवार चीतों की मौत के बाद अब कूनो में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसमें जो चीते जंगल में
घूम रहे थे उनको अब एक बड़े बाड़े में शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसे 11 चीते हैं जिन्हें बड़े बाड़े में शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा कॉलर आईडी में इन्फेक्शन के चलते जिन 2 चीतों की मौत हुई थी, इसके बाद अब जो 6 चीते हैं जिनकी कॉलर आईडी भी निकाल दी गई है। इसके अलावा जो 5 चीते हैं जो कि अभी खुले जंगल में घूम रहे हैं, जिन पर मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। और एनसीटीए की टीम के साथ साथ साउथ अफ्रीका की टीम और जबलपुर से वन विभाग की टीम और कुल्लू नेशनल पार्क की टीम लगातार चीतों की मॉनिटरिंग कर रही है, उनका परीक्षण कर रही है। सबसे पहले चीते आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को यहाँ पर जो चीते आए थे 8 चीते। इसके बाद 18 फरवरी को 12 और चीते लाए गए थे, लेकिन इनमें से 3 शावकों समेत 5 चीतों की मौत हो चुकी है। इस बात की कोशिश की जा रही है कि चीते सुरक्षित यहाँ पर रह सकें। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ रमेश। ट्विटर अब एक्स है, यानी अब आप x.com अगर ओपन करेंगे तो आप सीधे ट्विटर पर पहुंच जाएंगे। मन में सवाल होगा कि आखिर अब ट्वीट करने को क्या कहेंगे, तो ऐसा माना जा रहा है कि उसे एक ट्वीट भी कहा जा सकता है। दरअसल एलन मस्क ने ये तैयारी बहुत पहले ही कर ली थी जब उन्होंने ट्विटर खरीदा था कि वो ट्विटर ब्रांड को एक नए और बड़े प्लेटफॉर्म के तौर पर लाएंगे और अब इस माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का नया दौर शुरू हो चुका है। ट्विटर का लोगो और नाम के साथ अब नया URL x.com भी आ गया है। साथ ही साथ ट्विटर ब्रांड को खत्म करने के पीछे एलन मस्क के अगर मकसद की बात करें तो इस प्लेटफॉर्म से वो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं। ट्विटर खरीदने के समय ही मस्क ने अपना प्लान क्लियर कर दिया था कि वो ट्विटर को खरीदना एक्स की शुरुआत के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा, यानी कि एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। इससे पहले भी एलन मस्क ट्विटर को लेकर कई बड़े बदलाव कर चुके हैं। कैमरामैन साहिल के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, मॉस्को के मेयर सर्गेई ने दावा किया है कि यूक्रेन की तरफ से ड्रोन हमला सुबह 4 बजे किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक मॉस्को में यूक्रेन की तरफ से ड्रोन से हमला किया गया। 2 गैर आवासीय इमारतों को निशाना बनाया गया। आज सुबह करीब 4 बजे 2 गैर आवासीय इमारतों पर ड्रोन हमले की सूचना मिली थी। हालांकि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है। एजेंसी TASS के मुताबिक एक ड्रोन रूस के रक्षा मंत्रालय के करीब गिरा, जबकि दूसरा मुख्य रिंग रोड के पास एक बिजनेस सेंटर पर गिरा है। इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि उसने 2 यूक्रेनी ड्रोनों को नाकाम कर दिया। राज्य सरकार ने इस हमले को आतंकवादी हमला ठहराया है। ये ड्रोन हमला यूक्रेन के ओडेसा के काला सागर बंदरगाह पर रूसी मिसाइल हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए किया गया है। IRA नेता नोवेस्ती ने बिजनेस सेंटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें बहुमंजिला इमारत के सबसे ऊपर पर साफ तौर पर धमाका होते दिखाई दे रहा है। ड्रोन हमले के बाद अधिकारियों ने एहतियात तौर पर इमारत के आसपास की सड़क को सील कर दिया है। वहीं रूस की तरफ से कहा गया है कि ये जो ड्रोन हमला किया गया है इसका जवाब रूस बिल्कुल देगा और जरूर देगा और बहुत जल्द देगा। कैमरा पर्सन सुनील के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24।